हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खंडेलकर एकेडमी में। दोस्तों, मैं सविंद्र नखाते आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे फिजिक्स लूसेंट की बुक से। दोस्तों, ये जो हमारा टॉपिक है 13वें नंबर का टॉपिक है, इसको मैंने पढ़ा चुका हूं दोस्तों। इसका पार्ट 1 जो बहुत ही ज़बरदस्त रहा, आपको पसंद आया होगा। दोस्तों ये रहेगा पार्ट 2, यानी पार्ट 2। ये दोस्तों पार्ट जो पढ़ रहे हैं 13वें नंबर का टॉपिक, इसका नाम है दोस्तों हीट, और ये एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, आप हमें कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, हमारे द्वारा पढ़ाया जो जा रहा है वो आपको कैसे लग रहा है, आप उसको कमेंट में बताएं, ताकि दोस्तों हम और बेहतर से बेहतर पढ़ाएं और आपको बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ दे सके। दोस्तों, मैं आपके लिए फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन लाने वाला हूं दोस्तों। जब हमारा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, तो मैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लाऊंगा जो आपको एग्जाम में आए हुए रहेंगे, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या व्यापम हो, या एमपी गवर्नमेंट की एग्जाम, या अदर स्टेट की गवर्नमेंट की एग्जाम। उसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों साइंस फिजिक्स रिलेटेड, मैं वो सब चीज़ की एक दोस्तों सीरीज लेके आने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, आज का हम स्टार्ट करते हैं सेशन। दोस्तों, आज जो हमारे सामने ये है अवस्था परिवर्तन तथा गुप्त उष्मा। तो दोस्तों क्या होता है चेंज इन स्टेट एंड लेटेंट हीट। दोस्तों, अवस्था परिवर्तन का मतलब होता है किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान की अवस्था में परिवर्तन होना। लेकिन कैसे दोस्तों, बात चल रही है निश्चित ताप की। किसकी बात चल रही है दोस्तों? निश्चित ताप, कांस्टेंट टेम्परेचर। जब भी कोई टेम्परेचर कांस्टेंट हो, यानी दोनों साइड अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो और तब पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता है, उसे ही हम कहते हैं अवस्था परिवर्तन कहते हैं। इसमें दोस्तों अवस्था परिवर्तन में पदार्थ का ताप नहीं बदलता, इसलिए दोस्तों जब ताप नहीं बदलेगा उसी को कहा गया है निश्चित ताप। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए, फिर दिया है हमारे सामने त्रिग बिंदु। त्रिग बिंदु वह बिंदु जिस पर तीनों अवस्थाएं मतलब दोस्तों ठोस, द्रव और गैस, जब तीनों अवस्थाएं एक साथ पाई जाती है उसको हम कहते हैं त्रिग बिंदु। समझ में आ गया दोस्तों? फिर चलते हैं आगे गलनांक। ये जो दोस्तों गलनांक, हिमांक, क्वथनांक, संघनन, ये जो चीज़ें दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये हमेशा एग्जामों में थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब भी आते हैं तो इनसे एक क्वेश्चन आना तय है दोस्तों। तो उसको समझते हैं और आपका जो भी डाउट होगा इनसे रिलेटेड दोस्तों वो अब क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों समझते हैं गलनांक क्या है। गलनांक बोला जाए तो दोस्तों निश्चित ताप पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर ठोस का द्रव में बदलना। किसका? ठोस का। बोला जाए तो सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना। ये कौन सी प्रोसेस में हो रहा है दोस्तों? ये हो रहा है गलनांक में। किस पर? कांस्टेंट टेम्परेचर पर बदलना गलन कहलाता है। और इस निश्चित ताप को ठोस का क्या कहते हैं? गलनांक कहलाते हैं। यदि आप गलनांक को इंग्लिश में समझना चाहते दोस्तों तो मेल्टिंग पॉइंट, क्या कहेंगे इसको? मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना, यानी सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, क्या कहलाएगा दोस्तों? ये मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक कहलाएगा। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। फिर बोला है हिमांक। हिमांक क्या है? निश्चित ताप पर। हिमांक क्या है? निश्चित ताप पर। दोस्तों यहाँ हमेशा जो भी टेम्परेचर की बात चल रही है, गलनांक हिमांक क्या है? एक टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी निश्चित है। द्रव का ठोस में बदलना, देखो ठोस का द्रव में बदलना गलनांक, और द्रव का ठोस में बदलना, किसका? द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है। तथा इस निश्चित ताप को द्रव का क्या कहेंगे? हिमांक कहेंगे। जिसको हमें अगर इंग्लिश में बोला जाए दोस्तों तो फ्रीजिंग पॉइंट, क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? इंग्लिश से समझ में आ रहा होगा कि फ्रीजिंग मतलब किसी भी चीज़ का जमना। अगर वो द्रव है और उसको सॉलिड रूप में बदल दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? हिमांक कहलाएगा। तो दोस्तों इतना समझ में आ चुका होगा। चलो आगे चलते हैं। आगे दिया है प्रायः गलनांक और हिमांक बराबर होते हैं। पूछ लेता है कभी कभी एग्जामों में कि हिमांक और गलनांक क्या बराबर होते हैं? क्या हिमांक ज़्यादा होगा, क्या गलनांक ज़्यादा होगा? तो आपको याद रखना है दोस्तों कि गलनांक और हिमांक क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए आगे समझते हैं। जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर सिकुड़ते हैं, सीधी सी बात है, द्रव से जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर सिकुड़ते हैं, जैसे बर्फ, उनका गलनांक दाब बढ़ाने पे घटता है। और जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर फैलते हैं उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। बस ये छोटी सी चीज़ याद रखना है दोस्तों। क्या होगा जब ठोस से द्रव में बदल रहे हैं, और वो सिकुड़ रहा है तो उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर क्या होगा? दाब मतलब प्रेशर देंगे तो क्या होगा? घटेगा। लेकिन जो पदार्थ ठोस से द्रव में
में बदलते हैं, बदलने पर फैलते हैं, उनका दाब, उनका गलनांक दाब बढ़ाने पे क्या होगा, बढ़ेगा। इसको याद रख लेना दोस्तों। आगे देखते हैं, अशुद्धि मिलाने पर, अशुद्धि मिलाने से गलनांक घटता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इसको ये हमेशा याद रख लो। डायरेक्ट एग्जाम में आता है, अशुद्धि मिलाने पे गलनांक में क्या परिवर्तन होता है, अपरिवर्तित रहेगा, घटेगा, बढ़ेगा, इस टाइप का रहेगा। तो आपको क्या रखना है दोस्तों, गलनांक घटता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दिया है क्वथनांक। क्वथनांक जिसको इंग्लिश में कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ भी टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो बोला भी है कि निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है, और तथा इस निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ ये समझ लो कि गलनांक और क्वथनांक में क्या होता, गलनांक में ठोस का द्रव में बदल रहा था, क्वथनांक में द्रव का ठोस में हो रहा था। लेकिन क्वथनांक हिमांक में और क्वथनांक में बोला गया है द्रव का वाष्प में बदलना, द्रव का वाष्प में बदलना। ये किस में हो रहा है, क्वथनांक में हो रहा है। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। अब समझते हैं संघनन। संघनन, संघनन दोस्तों बहुत ही समझने वाली चीज़ें, आपको हमेशा याद रहना चाहिए। क्या होता है कि दोस्तों निश्चित ताप पे वाष्प का द्रव में बदलना, वाष्प का द्रव में बदलना को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। दोस्तों जो बादल बने होते हैं वो एक वाष्पिक हवा में उड़ते हुए चलते हैं। जब दोस्तों ये संघनन की क्रिया होती है तभी तो वो वाष्प यानी द्रव में बदल जाते हैं, और उसी की वजह से क्या होती है दोस्तों, बारिश हो जाती है। याद रहेगा दोस्तों। चलो ये जो दोस्तों आज हम जो पढ़ रहे हैं इसमें क्या है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में वन लाइनर आ जाते हैं कि दाब बढ़ रहा है, घट रहा है, इसके बारे में पूछा जाता है। जैसे देखो, दाब बढ़ाने पे क्वथनांक बढ़ता है और दाब घटाने पे क्वथनांक घट जाता है। ये याद रखना है दोस्तों। डायरेक्ट पूछेगा कि दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा क्वथनांक पे, दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा क्वथनांक पे। तो दोस्तों अगर दाब बढ़ा रहा हूँ तो क्वथनांक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दाब घटा रहा हूँ, दाब को अगर घटा रहा हूँ तो क्वथनांक भी क्या हो रहा है, घट रहा है। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों क्या होता है। होता क्या है कि जैसे प्रेशर कुकर में दाब बढ़ाने पे जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर जानते हो दोस्तों, जिस पे खाना बनाया जाता है। क्या होता है दोस्तों, प्रेशर कुकर में दाब बढ़ाने पे जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे जल की गुप्त ऊष्मा का मान बढ़ जाता है। जल की गुप्त ऊष्मा का मान यानी लेटेंट हीट दोस्तों, क्या होता है, लेटेंट हीट, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फलस्वरूप खाना क्या होता है, जल्दी पक जाता है। समय से क्या होता है, जल्दी पक जाता है। कैसे पक रहा है, दाब बढ़ा रहे हैं तो क्वथनांक बढ़ता है। समझ में आएगा दोस्तों। इसके विपरीत क्या होगा, जैसे हमने सुना है पहाड़ों पे क्या होता है, दाब कम होता है। वायुमंडलीय दाब दोस्तों, पहाड़ों पे जाओ तो धीरे धीरे आदमी का वायुमंडलीय दाब कम होने लग जाता है। तो क्या होता है, उसमें क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। इसीलिए खाना क्या होता है, देर से पकता है। क्या होता है, खाना देरी से पकता है। समझ में आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं। अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। इसको भी याद रख लीजिए दोस्तों। क्या होता है, अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा ही। ठीक है, चलिए गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट क्या होती है दोस्तों, समझते हैं इसको। नियत ताप पर बात चल रही है दोस्तों। टेम्परेचर क्या रहेगा, सब में टेम्परेचर क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। यानी एक कांस्टेंट टेम्परेचर की बात चल रही है, जिसमें टेम्परेचर क्या है, समान है। हर पॉइंट पे क्या टेम्परेचर समान है। तो उसको हम कहते हैं नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ही क्या कहती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। क्या होता है दोस्तों, अभी हमने पढ़े अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन में क्या होता था, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, किसमें, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, समझ रहे। लेकिन ये अवस्था में जब परिवर्तन हो रहा है, पदार्थ की अवस्था में जब परिवर्तन हो रहा है तो कुछ ना कुछ हीट की जरूरत पड़ रही होगी, हीट की जरूरत पड़ी होगी ना, ऊष्मा की जरूरत पड़ी रही होगी। इसे ही हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। समझ में आ चुका है दोस्तों। अब देखो फिर क्या दिया है, गलन की गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि गुप्त ऊष्मा कैसे गलन के काम में आ रही है वो समझते हैं। नियत ताप पर ठोस के एकांक द्रव्यमान को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। देखो दोस्तों, जहाँ भी गुप्त ऊष्मा की बात चल रही है ना, कहने का मतलब है कि टेम्परेचर तो समान रहेगा, लेकिन जो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, ये कैसे परिवर्तन हो रहा है, वो होता है लेटेंट हीट की वजह से। तो अब गलन में क्या होगा, एकांक द्रव्यमान मतलब 1 ग्राम का हम द्रव्यमान ले लेते हैं, द्रव्यमान 1 ग्राम की कोई वस्तु ले लेते हैं और उसकी एक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, बदलने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यक मात्रा होगी, उसी को हम कहते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे कि बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा का मान, जैसे कि गलन के लिए गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी पर केजी, 80 कैलोरी पर ग्राम, 80
पर ग्राम। यानी मैं कह सकता हूँ 1 ग्राम में 80 कैलोरी की जरूरत पड़ेगी गलन की गुप्त ऊष्मा के लिए। समझ में आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब दिया है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। किसकी? वाष्पन की। अभी गलन के समझे, अब वाष्पन की समझे। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? नियत ताप है, टेम्परेचर तो समान है दोस्तों, याद रखना। ये जो हमें भी पढ़ रहे हैं अवस्था में परिवर्तन, इसमें हमेशा टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसमें क्या हो रहा है? इसमें ठोस का एकांक द्रव्यमान था, इसमें द्रव का एकांक द्रव्यमान को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा द्रव्य की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अब कितनी जरूरत पड़ती है 1 ग्राम द्रव को में बदलना है? तो इसमें पड़ेगी दोस्तों 540 कैलोरी। और कैलोरी किसकी यूनिट है? ऊष्मा की मात्रा की यूनिट है। समझ में आ चुका है। चलिए अब देखिए दोस्तों, यदि पदार्थ की गुप्त ऊष्मा L दी है, क्या दी है? L दी है। लेटेंट हीट क्या दिया है? L है। और पदार्थ के M द्रव्यमान कोई अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, उसका द्रव्यमान कितना दिया है? M दिया है। तो दोस्तों इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो किसके बराबर होगा? हीट के बराबर होगा। मैं कह सकता हूँ कि जो भी गुप्त ऊष्मा है उसमें अगर मैं उस वस्तु का द्रव्यमान का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वो हमें क्या निकाल के देगा? ये हमको हीट निकाल के देगा, ऊष्मा निकाल के देगा। तो ये क्या होगा दोस्तों? ये होगा मैथमेटिकल फार्मूला। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपके पास लेटेंट हीट दी हुई हो और आपका द्रव्यमान दिया हो, तो आप उसमें ऊष्मा निकाल सकते हो। या आपके पास हीट दिया हो, द्रव्यमान दिया हो और आपको पूछा हो लेटेंट हीट क्या होगी, तो आप इस फार्मूले की सहायता से निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों। चलिए, गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक फार्मूले से आया दोस्तों, जूल पर केजी, जूल पर किलोग्राम। याद रहेगा दोस्तों, अगर एग्जाम में डायरेक्ट आपको पूछ लिया जाए गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक या मात्रक क्या होगा, तो आपको बताना है जूल पर किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। चलिए, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है। तो सीधी सी बात है, याद रखना दोस्तों, जब भी जल की अपेक्षा, उबलता जल है उसमें उतना हाथ डालोगे तो हाथ जल जाएगा? नहीं जलेगा, उतना नहीं जलेगा जितना उसकी भाप से जल जाता है। क्यों? क्योंकि जो भाप है दोस्तों उसके अंदर क्या है? लेटेंट हीट है, यानी क्या है? गुप्त ऊष्मा है। इसलिए भाप से जल्दी जल जाता है उबलते गर्म पानी की अपेक्षा। ऐसा नहीं कि उबलते गर्म पानी में हाथ नहीं जलेगा दोस्तों, उसमें भी जलेगा, लेकिन इसके कंपेयर में कम होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक सोडा मिलाने से बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से घटकर -22 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। तो दोस्तों याद रखना, क्या बोला है कि बर्फ या इसमें हम मिलाएंगे, जो भी मिलाने से उसका गलनांक है क्या होगा? घट जाएगा। कहने का मतलब है कि अशुद्धियाँ मिलाने से क्या हो रहा है दोस्तों? अशुद्धियाँ मिलाने से, मैंने अभी अंडरलाइन करवाया था आपसे कि अशुद्धियाँ मिलाने से क्या होता है? गलनांक घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। जैसे यहाँ दिया है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलती बर्फ में कुछ नमक या सोडा मिला दूँ तो उसका गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से घट के कितना हो जाएगा? -22 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाते हैं। ऐसे मिश्रण को हम क्या कहेंगे? हिम मिश्रण कहेंगे, यानी फ्रीजिंग मिक्सचर कहेंगे। इस मिश्रण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं दोस्तों? ये प्रोसेस कहाँ यूज़ की जाती है? ये प्रोसेस की जाती है कुल्फ़ी, आइसक्रीम आदि बनाने में किया जाता है। याद रहेगा दोस्तों। चलिए आगे समझते हैं। अब हमारे पास दिया है वाष्पीकरण, इवोपोरेशन क्या होता है दोस्तों, समझते हैं। द्रव के खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे अपने वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। अब दोस्तों यहाँ बात आ गई प्रत्येक ताप। अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे? कांस्टेंट टेम्परेचर। अब क्या है? प्रत्येक ताप पर, यानी कि दोस्तों हर एक पॉइंट में जो ताप है वो बदलते रहेगा। तो उसमें क्या कहते, जैसे जैसे टेम्परेचर उसका बदलते रहेगा उसके द्रव अपने वाष्प में बदलना ही क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। या आप कह सकते हो किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व, किसी द्रव का मान लो द्रव है, उसके क्वथनांक से पूर्व उसका वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वाष्पीकरण कहलाएगी। यानी क्वथनांक में ना जाए, उसके पहले ही वाष्पीकृत होना शुरू हो जाए दोस्तों, वो क्या कहलाएगी? वाष्पीकरण कहलाएगी। समझ में आ चुका है। चलिए अब दिया दोस्तों हमारे पास प्रशीतक, जिसको हम कहते हैं रेफ्रिजिरेटर। क्या कहेंगे? रेफ्रिजिरेटर। क्या होता है रेफ्रिजरेटर दोस्तों? सभी के घर में होता है। तो वो कैसे फंक्शन करता है ये समझते हैं। प्रशीतक में वाष्पीकरण द्वारा ठंडक या कूलिंग उत्पन्न की जाती है। किसके द्वारा? वाष्पीकरण के द्वारा। और वाष्पीकरण क्या हम समझते हैं कि प्रत्येक टेम्परेचर पे वाष्प में बदलने की प्रोसेस क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। दोस्तों यहाँ एक तांबे की कुंडली, तांबे की एक वाष्प की कुंडली में द्रव फ्रियान भरा जाता है। कौन सा द्रव रहता है दोस्तों? फ्रियान। अभी दोस्तों अमोनिया भी यूज़ किया जाने लगा है। फ्रियान भरा होता है जो वाष्पीकृत होकर ठंडक उत्पन्न करता है। ये वाष्पीकृत होता है और
ठंडा होता है। कौन सी कुंडली में रहता है? तांबे की कुंडली रहती है तो उसके अंदर ही फ्रियान जो लिक्विड भरा जाता है। तो हम कह सकते हैं प्रशीतक में कौन सा यूज़ होता है? फ्रियान होता है। अभी अमोनियम भी होने लगा। ठीक है दोस्तों, फिर समझते हैं आपेक्षिक आर्द्रता क्या होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इसका एक पूछता है कि आपेक्षिक आर्द्रता का नापने का वो क्या है, पैमाना क्या है या मात्रक क्या है या किसके द्वारा मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, समझते हैं। किसी दिए हुए ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, क्या हुआ, एक ताप दिया है, उसमें वायु में उपस्थित किसी आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी ताप पर मतलब जो पहले जो ताप दिया रहेगा दोस्तों, उसी ताप पर उसी आयतन के वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को, जब भी दोस्तों कोई भी दो चीज़ों का अनुपात जब आ जाए तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, याद रखना। उसको हम क्या कहते हैं? आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। इसका अनुपात को 100 इस अनुपात को 100 से गुना कर देते हैं, क्योंकि परसेंटेज में निकालना रहा दोस्तों। ह्यूमिडिटी अगर अपने को निकालना है कितना तो 100 से मल्टीप्लाई कर, जब भी परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है जैसे कि बोला गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लाइन दोस्तों ये है, डेफिनेशन यहाँ एग्जाम में पूछा जाएगा आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो आपको क्या याद रखना है दोस्तों? हाइग्रोमीटर। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों इसमें जो अभी हमने समझे कि आपेक्षिक आर्द्रता को मापा कैसे जाता है, हाइग्रोमीटर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा दोस्तों, हाइग्रोमीटर। अब दोस्तों इसके आगे जो बताया गया है कि नियत जलवाष्प पर ताप बढ़ाने पे, देखो यहाँ क्या बात चल रही है कि इसकी नियत बात चल रही है जलवाष्प की। दोस्तों जब भी यहाँ पर नियत जलवाष्प है तो अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होगी? घट जाएगी। क्या होगी दोस्तों? घट जाएगी। एग्जाम में डायरेक्ट आएगा कि नियत जल वाष्प पर ताप बढ़ाने पे आपेक्षिक आर्द्रता पर क्या असर होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या कुछ नहीं। तो या जो भी इसी टाइप का आपके सामने क्वेश्चन आया दोस्तों, आपको याद रखना है क्या होगा? ताप बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। वातानुकूलन यानी एयर कंडीशनिंग क्या होता है दोस्तों? सभी लोग जानते हैं। सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य एवं अनुकूल जलवायु के लिए निम्न परिस्थितियां होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है अगर स्वस्थ मनुष्य जो है, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए और उसको कैसी जलवायु चाहिए, तो जो टेम्परेचर होगा वो कितना होना चाहिए? 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। ये है टेम्परेचर जो मनुष्य के लिए सूटेबल होता है। तो दोस्तों टेम्परेचर के अलावा क्या और चाहिए रहता है? इसकी जो ह्यूमिडिटी है, आपेक्षिक आर्द्रता है, ये कितनी होनी चाहिए? ये रहती है 60% से 65% के बीच। और वायु की गति क्या रहनी चाहिए? ये रहनी चाहिए 0.75 मीटर पर मिनट। दोस्तों यूनिट का याद रखना है, 0.75 मीटर पर यूनिट से 2.5 मीटर पर मिनट। याद रहेगा दोस्तों, ये होना चाहिए। किसके लिए? स्वस्थ मनुष्य चाहिए, उसकी अनुकूल जलवायु कैसी चाहिए, किन परिस्थितियों में वो स्वस्थ महसूस कर सकता है। तो ये टेम्परेचर होना चाहिए, ये आपेक्षिक आर्द्रता होना चाहिए और इस तरह की वायु की गति होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास दिया है ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। तो दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन ऊष्मागतिकी के नियम पूछ लेता है, कितने नियम होते हैं, उसके नियमों के बारे में पूछ लेता है या कोई एग्जाम्पल पूछ लेगा। तो आपको बस ये याद रखना है। तो इसका प्रथम नियम क्या कहता है दोस्तों, समझते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम मुख्यतः ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। किसको करता है दोस्तों? ऊर्जा संरक्षण को। तो दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि ऊष्मागतिकी का नियम जो है, ऊष्मागतिकी किसके बारे में बता रहा है? तो ऊर्जा के संरक्षण को बता रहा है। ऊर्जा का क्या बता रहा है? संरक्षण बता रहा है। तो याद रहेगा दोस्तों, एक क्वेश्चन बन गया। इस नियम के अनुसार किसी निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा दो प्रकार के कार्यों में व्यय होती है। व्यय मतलब खर्च होती है। कौन कौन से दो हैं समझते हैं। पहला है आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में निकाय का ताप बढ़ता है। यदि मैं निकाय की आंतरिक ऊर्जा को, कोई मान लो सिस्टम है हमारे पास, उसकी अगर आंतरिक ऊर्जा को मैं बढ़ा रहा हूँ, उसकी वृद्धि कर रहा हूँ, तो उसका ताप भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये किस में बता रहा है दोस्तों? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में। ये किस पे बेस्ड है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर बेस है। और इसमें बताया गया है कि जो दो ऊष्मा दी जाएगी, निकाय को ऊष्मा दी जाएगी, हीट दिया जाएगा, वो दो प्रकार का कार्य करता है। यदि हम आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कर रहे हैं तो ताप क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों। और दूसरा बाह्य कार्य करने में भी, यानी कहने का मतलब है अगर मैं आंतरिक कार्य दूं या बाह्य कार्य दूं, ताप क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगा। चलिए आगे समझते हैं। अब दिया दोस्तों समतापी प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो दोस्तों ये क्या है? समतापी नाम से समझ में आ रहा है। समतापी मतलब समान ताप,
तो समझते हैं, जब किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि निकाय का ताप पूरी क्रिया में स्थिर रहे, उस परिवर्तन को क्या कहेंगे? समतापी कहेंगे। नाम से समझ में आता है दोस्तों, समतापी, यानी कोई भी प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में, सिस्टम के अंदर कोई जो प्रक्रिया हो रही है, इस निकाय के अंदर जो भी परिवर्तन हो रहा है, उस समय ताप क्या हो? पूरी तरह से क्या हो दोस्तों? स्थिर रहे। तो उस परिवर्तन को क्या कहेंगे हम? समतापी परिवर्तन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो इसके बाद आता है दोस्तों रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या होता है ये? एडियाबेटिक प्रोसेस। दोस्तों ये एक प्रकार का वो प्रोसेस है, इसमें किसी भी निकाय में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी इसके दौरान क्या होता है, निकाय में ना तो बाहर के माध्यम को ऊष्मा दे सकता है और ना ही बाहर से कोई अंदर के माध्यम में, बाहर से ना कोई, यानी कि कहने का मतलब यह है कि मान लो कोई सिस्टम है, कहने का मतलब है कि कोई सिस्टम है, अब इसमें क्या बाहर भी हम नहीं दे पा रहे हैं और ना ही बाहर से अंदर की ओर ले पा रहे हैं। तो इस प्रकार का जो निकाय होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, इसको कहते हैं हम रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, अब देखो दोस्तों आगे चलते हैं। आगे बताया है कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर वह शुष्क बर्फ के रूप में बदल जाती है। ये किसके कारण होता है? कौन सी है? ये है रुद्धोष्म परिवर्तन का उदाहरण। आपको क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर वह शुष्क बर्फ में बदल जा रही है। शुष्क बर्फ को हम कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं दोस्तों। अगर ये प्रसार इस तरह से हो रहा है तो कौन सी प्रोसेस में हो रहा है? तो आपको याद रखना है रुद्धोष्म परिवर्तन, यानी एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर। समझ में आ गया दोस्तों? चलो ये तो हो गए किसके एग्जाम्पल? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम। अब दिया दोस्तों ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। इसमें भी दो नियम इसमें भी दो पार्ट में रहेगा, दोनों अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया। प्रथम नियम ऊष्मा परिवर्तित होने की दिशा नहीं बताता था। इसमें दोस्तों ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम में जो ऊष्मा के दिशा को नहीं बताता था कि किस दिशा में प्रभावित होगी, लेकिन दूसरा नियम बताता है। इसमें दो कथनों पर व्यक्त किया गया है। केल्विन का कथन क्या कहता है दोस्तों? केल्विन का कथन, केल्विन का कथन कहता है ऊष्मा का पूर्णतः कार्य में परिवर्तन असंभव है। यानी कहने का मतलब है अगर मैं कोई भी कार्य कर रहा हूँ और मेरे को हीट की ज़रूरत पड़ रही है, कार्य से हीट आ रही है, तो वो पूरी तरह परिवर्तन नहीं हो पाएगा, पूरी तरह परिवर्तन करना असंभव है। और दूसरा क्लासियस क्या कहता है दोस्तों? ऊष्मा अपने कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती। कहने का मतलब है कि अगर मान लो कोई कम ताप की कोई वस्तु है और कहीं ज़्यादा ताप की वस्तु है, अगर ऊष्मा कम ताप से ज़्यादा की ओर परिवर्तित यानी प्रवाहित नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गए दो कथन। तो मैं कह सकता हूँ ऊष्मागतिकी के कितने नियम होते हैं? दो नियम। पहले नियम में भी बता चुका हूँ दोस्तों, और दूसरे नियम के अंदर भी दो कथन दिए, एक केल्विन का और एक क्लासियस का। तो दोस्तों इस तरीके से हीट वाला जो चैप्टर था, इस तरीके से हीट वाला चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक कैसा लगा आप कमेंट करें, और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों कमेंट करके ये बताएं कि हमारे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है आपको कैसे लग रहा है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।